हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 का सेकेंड यूनिट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है रॉयल्टी। रॉयल्टी को हिंदी में अधिकार शुल्क कहते हैं। अधिकार शुल्क एक ऐसा अमाउंट है जो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो किसी भी टाइप्स का एसेट्स हो, किसी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स के यूज़ करने के स्पेसिफिक राइट्स के बदले में जो किसी संपत्ति के स्वामी को जो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि जब हम किसी व्यक्ति को अपनी कोई फिक्स्ड एसेट्स को उस व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक पर्पस के, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जब उसको प्रयोग करने के लिए हम देते हैं, तो उस व्यक्ति से हमें जो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, उसी अमाउंट को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। बेसिकली रॉयल्टी जो ये वर्ड है, ये अभी तक 3 लोगों को उनकी सर्विस के बदले में उन्होंने जो समाज को, जो सोसाइटी को, जो कंट्री को जो सर्विस अपनी दी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनके कंट्रीब्यूशन के एक्वायर्ड करने के लिए उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। ये अमाउंट जो सिंगर होते हैं उनको मिलता है, जिन्होंने अपने कोई गीत, अपने कोई सॉन्ग जो पब्लिक के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस पे या किसी स्पेसिफिक ओकेज़न पर जब उसको पब्लिश कराया था, उसको जो है वहाँ पर अपना परफॉर्म किया था, तो उन गायकों के गीत के बदले में जो एक फिक्स्ड अमाउंट, जो एक ऐसी कंपनी के थ्रू जो पेमेंट किया जाता है, तो उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। जैसे किशोर कुमार सिंगर थे, उन्होंने न जाने कितने ही गाने गाए होंगे, कितने ही मूवीज़ में उनके गाने प्ले होते चले आए हैं और पहले भी होते थे। तो अब तो किशोर कुमार जीवित होंगे नहीं, तो उनको उनके थ्रू उन्होंने जो गाने गाए थे, उनके गाने के बदले में उनको या उनके परिवार को जो एक फिक्स्ड अमाउंट अभी तक या जो भी एक स्पेसिफिक डेट तक 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक के लिए जो एक फिक्स्ड अमाउंट किसी कंपनी ने, चाहे वो टी सीरीज़ हो, वीनस हो, या किसी भी कंपनी ने उनसे जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में उनको जो एक अमाउंट दिया जाता है, उस अमाउंट को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। सिंगर्स के बाद जो रॉयल्टी का अमाउंट मिलता है वो साइंटिस्ट को मिलता है, वैज्ञानिकों को। वैज्ञानिकों ने जो अपनी जो सर्विस दी, उन्होंने जो इन्वेंशंस किए, जो आविष्कार किए, उनके आविष्कार के बदले में उनको जो एक फिक्स्ड अमाउंट भारत सरकार से जो मिलता है, उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। इसके बाद सिंगर्स और साइंटिस्ट के बाद जो रॉयल्टी का अमाउंट मिलता है वो राइटर्स को मिलता है, लेखकों को। लेखकों ने जो भी अपने बुक्स पब्लिश्ड कराई होगी, जो भी उनके जितने भी सारे नंबर ऑफ कॉपीज़ पब्लिश्ड हुई होंगी, तो पब्लिशर से उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर जो पब्लिशर्स हैं, वे पब्लिशर्स उन राइटर्स को जब तक वे जीवित होते हैं तब तक उनको एक फिक्स्ड अमाउंट, जो भी अमाउंट उनके बीच में तय होता है, पर उनकी पब्लिश्ड कॉपीज़ के अकॉर्डिंग, जितनी उनकी सारी कॉपी की बुक पब्लिश्ड होती है या मार्केट में सेल होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो अमाउंट मिलती है। अब यह अमाउंट उनके बीच में तय होती है कि वो उस अमाउंट को किस तरीके से लेंगे, क्वार्टरली लेंगे, हाफ ईयरली लेंगे या एनुअली लेंगे। जिस तरीके से उनके बीच में जो भी डीड होती है, अकॉर्डिंग टू द डीड द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज टू बी पेड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ और कंसर्न्ड पर्सन। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि रॉयल्टी क्या है।
रॉयल्टी एक ऐसी अमाउंट है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी टाइप्स के जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन एसेट्स को प्रॉपरली यूज़ करने के बदले में उसके संपत्ति के स्वामी को, उस संपत्ति के स्वामी को जो एक निश्चित रकम दी जाती है, जिस व्यक्ति को जिसने यह कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम आपकी संपत्ति को प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग के बदले में हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल, हर 6 महीने पर, हर 3 महीने पर या हर महीने हम आपको पे करेंगे, उस पेमेंट को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, तो रॉयल्टी फिर से सुन लीजिए कि रॉयल्टी इज़ एन अमाउंट पेड टू द ओनर ऑफ द एसेट्स फॉर यूज ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्पस। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि रॉयल्टी में कितने पक्षकार होते हैं, कितने पार्टीज़ होते हैं। तो बेसिकली रॉयल्टी में 2 पार्टीज़ होते हैं, 2 पक्षकार होते हैं, जिसमें एक होता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स भूस्वामी, यानी जिस व्यक्ति की वह संपत्ति होती है और वह अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को देने के लिए तैयार होता है एक निश्चित अमाउंट के बदले, उस व्यक्ति को कहते हैं लैंडलॉर्ड। दूसरा व्यक्ति होता है लीजी। लीजी मीन्स होता है पट्टेदार। जिस तरीके से किराए को देने वाला व्यक्ति किराएदार होता है, उसी तरीके से पट्टे को लेने वाला व्यक्ति पट्टेदार कहलाता है। जिस तरीके से हम लोग किराए के मकान में रहते हैं तो एक निश्चित समय के बाद, 1 महीने की जो अवधि होती है, उस अवधि के बाद हम संपत्ति के स्वामी को, जिसका वह संपत्ति हमने लिया था, उस व्यक्ति को हम एक अमाउंट देते हैं जिसे हम लोग रेंट कहते हैं, यानी कि किराया कहते हैं। उस व्यक्ति को हम किराया कहते हैं। और जो व्यक्ति इस काम को करता है, यानी जो उसको पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है, उसे हम लोग किराएदार कहते हैं। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड और एक जो दूसरा व्यक्ति होता है उसे कहेंगे लीजी, यानी पट्टेदार। सिंपल में हम लोग इसको कह सकते हैं पट्टेदाता और पट्टेदार। रॉयल्टी में बस अभी तक फ़िलहाल यही 2 पार्टीज़ होंगे। हम लोग इन्हीं 2 पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि रॉयल्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली जो हम लोगों को रॉयल्टी के क्वेश्चंस लगाने हैं वो लगाने हैं खान के संबंध में अधिकार शुल्क। खान का मतलब कोयले की खान। जो कोयले की खान होती है, उस कोयले की खान में से कोयला निकालने के लिए वह खान जिस व्यक्ति की होती है, उस व्यक्ति से हम एक निश्चित टाइम के लिए उससे यह करार करा लेते हैं, उससे ये एक एग्रीमेंट करा लेते हैं कि हम आपका यह खान, यह माइन 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल के लिए हम आपसे लेंगे और जितना भी हम कोयला प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी हमारे कोयले के प्रोडक्शन होंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस कोल, एक अमाउंट हम आपको देंगे, उसे हम लोग कहेंगे माइनिंग रॉयल्टी। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। देखिए, सबसे पहला होता है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी मतलब खान के संबंध में अधिकार शुल्क। खान के संबंध का मतलब कोयले की खान को 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए जो उस खान का मालिक होता है, ओनर ऑफ द माइन, एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति से एक डीड तैयार की जाती है और उस डीड के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को एक फिक्स्ड अमाउंट, जिस व्यक्ति ने उसमें से कोयला निकालने के लिए अपना यह एग्रीमेंट, अपनी कंसेंस दी है, उस व्यक्ति से वो एक फिक्स्ड अमाउंट लेता है। तो कोयले के खान के संबंध में कोयले को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड और उसके अमाउंट को पे करने के बदले में जो अमाउंट दी और ली जाती है, उसके संबंध में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं वह होती है माइनिंग रॉयल्टी। इसके बाद सेकेंड है आपका ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी। ईंट बनाने के संबंध में, ईंट भट्टों के संबंध में, ईंट खेतों की मिट्टी को खोद करके उसमें से जो मिट्टी निकाली जाती है
पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग, यानी खेत में से जितनी स्क्वायर फीट के हिसाब से जो भी मिट्टी खोद करके निकाली जाती है, उस निकाली हुई मिट्टी के जो उसका पैरामीटर है, जो उसकी निकालने की, उसको मेज़रमेंट करने की जो पद्धति है, जो टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंग उस ज़मीन के, उस खेत के मालिक को जो एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाती है, उसे हम लोग ईंट भट्टों के संबंध में या ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहते हैं। अब रॉयल्टी का जो एक अमाउंट तय होता है, यानी कि रॉयल्टी का जो अमाउंट तय होता है, वो रॉयल्टी इज इक्वल टू जितना हमारा प्रोडक्शन होगा, जितना हमारा प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो भी रेट हमारी तय होगी, उस तय रेट के हिसाब से हमको रॉयल्टी पे करना है। जैसे मान लीजिए अगर से हम कोयले की खान के संबंध में लेते हैं, तो कोयले की खान का जो प्रोडक्शन होता है वो टन के हिसाब से होता है, और रेट जो हुआ कि जितना आप कोयला निकालोगे आपके पर टन के हिसाब से, उतने टन के हिसाब से 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, जैसा भी इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो भी एग्रीमेंट तय होती है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज टू बी फिक्स्ड एंड द अमाउंट इज पेबल आफ्टर द टाइम ऑकर और ऑन द ड्यू डेट और ऑन एनी स्पेसिफिक पीरियड और द पीरियड और टाइम डिसाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड एंड लेजी। इस रॉयल्टी का अमाउंट उन दोनों व्यक्तियों को रिसीव करना होगा और उनको पे करना होगा, मतलब ये अमाउंट रिसीव करेंगे, ये अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑयल वेल रॉयल्टी। तेल के कुओं से जो तेल की निकासी होती है, उस तेल के निकाले हुए जिस पात्र में, जिस कंटेनर में उस तेल को निकाला जाता है, जैसे उसको निकाला जाता है उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो एक अमाउंट तेल के कुओं के मालिक को जो अमाउंट दी जाती है, तो उसके संबंध में जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, वो होती है ऑयल वेल रॉयल्टी। ठीक है, तेल के कुओं के संबंध में, यानी तेल के कुएं होते हैं, तेल का तो ऐसा है नहीं कि तेल का कोई प्रोडक्शन होता है। क्रूड ऑयल को ऑयल वेल से, तेल के कुओं से उनकी जो क्या कहते हैं, उनको एक जगह पर जहाँ पर वो इकट्ठे होते हैं, तेल के कुएं होते हैं, वहाँ से उसको खोद करके निकाला जाता है, फिर उसको प्योरीफाइड किया जाता है, फिर उसको जो है उसको अलग अलग तरीके से जो भी उसके प्रोसेस होती हैं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको फिल्टर करके हमारे यूज़ के लिए लाया जाता है। तो जितना लीटर, जितने गैलन या जिस पात्र में, जिस कंटेनर में उसको मेज़र करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से जो अमाउंट तय होता है, तो तेल के कुओं के संबंध में उस अमाउंट को रखा जाता है। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो होती है आपकी ऑयल वेल रॉयल्टी। इसके बाद है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट का मतलब होता है जब किसी चीज़ को बनाने का या बेचने का जब एक विशेष अधिकार किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को दे दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को इस विशेष अधिकार प्रदान करने के बदले में उससे जो अमाउंट ली जाती है, उस व्यक्ति को जो अमाउंट देना पड़ता है, जिसने उस वस्तु को, किसी भी वस्तु को बेचने के लिए, जब बेचने के लिए या बनाने के लिए जब उसको विशेष अधिकार दिया जाता है, तो इस विशेष अधिकार लेने के लिए उस व्यक्ति को एक अमाउंट देना पड़ता है। तो उस तरीके के जो अधिकार शुल्क होते हैं उसे पेटेंट रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी को बना करके उसको बेचने के संबंध में जो एक स्पेसिफिक राइट्स जो दिया गया है बनारस को, तो ऐसे में बनारस के जो बनाने वाले, जो बनारसी साड़ी उद्योग से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, उसके जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ या कंसर्न्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को या जो भी उसका अथोराइज्ड पर्सन होता है, जो अमाउंट दी जाती है कि बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी केवल बनारस के ही व्यक्ति या किसी
स्पेसिफिक किसी विशिष्ट जगह के व्यक्ति ही उसको बेच सकते हैं। तो इसके लिए उन व्यक्तियों को जो अमाउंट तय की जाती है, दी जाती है उनके द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं पेटेंट रॉयल्टी। इसके बाद है आपका 5वें नंबर पर ट्रेडमार्क रॉयल्टी। किसी भी स्पेसिफिक या किसी भी सिंबल को, किसी भी वर्ड को, किसी भी चिन्ह को जब यूज़ करने के लिए अगर से कोई व्यक्ति अपने आप को उसका अधिकृत करना चाहता है कि यह चिन्ह, यह निशान, यह वर्ड केवल हम ही यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई व्यक्ति इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार देने के लिए जो एक अमाउंट तय की जाती है या उसे जो अमाउंट हर वर्ष, हर 6 महीने पर, जैसा भी जो भी उसका नेचर हो, उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट की जाती है उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क रॉयल्टी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कैडबरी डेयरी मिल्क का चॉकलेट है, तो कैडबरी डेयरी मिल्क के चॉकलेट के जो उसके साइन होते हैं, यानी कि 2 गिरते हुए दूध से, उनके जो कप से जो दूध गिरता है एक जगह पर, एक पर्टिकुलर किसी जगह पर, यानी कि 2 ग्लास से या 2 किसी बर्तन से उनके यहाँ जब दूध गिरते हैं, तो उसकी साइन को, उस चिन्ह को, उस जो उनकी जो ब्रांड है, उनके जो लोगो हैं या जो उनकी लिखावट है, उसको यूज़ करने के लिए कैडबरी डेयरी मिल्क वालों ने जो उसका FDI, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या जो भी उसका कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उस कंसर्न अथॉरिटी से उन्होंने यह विशेष अधिकार ले लिया। तो उस अधिकार को हम लोग ट्रेडमार्क रॉयल्टी के केस में, ट्रेडमार्क रॉयल्टी के संबंध में उसको रखेंगे। ट्रेडमार्क को हिंदी में व्यापारिक चिन्ह कहते हैं। अब ब्रांड और ट्रेडमार्क के बारे में हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर के मार्केटिंग का जब एक चैप्टर पढ़ेंगे, मार्केटिंग का जब टॉपिक हम आप लोग को बताएंगे, तो इसमें ब्रीफली हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ट्रेडमार्क और ब्रांड में क्या डिफरेंस है। यहाँ हम लोग केवल रॉयल्टी और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद है आपका 6 पॉइंट टेक्निकल नॉलेज रॉयल्टी, तकनीकी ज्ञान संबंधी अधिकार शुल्क। मान लीजिए कि हमारे पास किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने का, बनाने का, या किसी नई साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को बनाने का या उसको प्रयोग करने का केवल उसका ज्ञान हमें है, और हम उस नॉलेज को अगर से किसी व्यक्ति को शेयर करना चाहते हैं, किसी कंट्री को शेयर करना चाहते हैं, किसी स्टेट को शेयर करना चाहते हैं, तो उस कंट्री से या उस स्टेट्स के जो भी अथोराइज्ड व्यक्ति होते हैं, उनसे अपने इस ज्ञान को शेयर करने के बदले में जो एक अमाउंट हम तय करेंगे, उसको हम लोग टेक्निकल नॉलेज रॉयल्टी के हेड में रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी को हिंदी में कहते हैं प्रतिलिप्याधिकार अधिकार शुल्क। ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि लेखकों को, राइटर्स को, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के बदले में जितनी उनकी बुक्स पब्लिश्ड होती हैं, उन पब्लिश्ड की हुई या उन सेल की हुई जो उनकी बुक्स होती है, उसके हिसाब से जो उस बुक के पब्लिशर्स होते हैं, उन पब्लिशर्स को जो एक अमाउंट उन्हें देना पड़ता है, उस अमाउंट को हम लोग कॉपीराइट रॉयल्टी के हेड में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ये बीकॉम पार्ट 1 की जो बुक है आपकी, ये है SM शुक्ला साहब की। हम यहाँ किसी बुक को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल केवल लेकर मैं बता रहा हूँ कि SM शुक्ला की या किसी भी राइटर्स की, XYZ राइटर्स हैं मान लीजिए, चलिए, तो XYZ राइटर्स हैं, उन्होंने ABC जो पब्लिकेशंस कंपनी है उनसे उन्होंने बुक छपवाने का करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ABC पब्लिशर्स के थ्रू जो XYZ महोदय हैं, उनको उनकी जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज़ बुक की जो भी सेल होगी, उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट दिया जाएगा, उस अमाउंट को हम लोग कॉपीराइट रॉयल्टी कहेंगे, प्रतिलिप्याधिकार अधिकार शुल्क। हिंदी मीडियम वाले बच्चों और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों के लिए हम यहाँ पर
उनके सुविधा के लिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया हुआ है। और कुछ लेक्चर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम केवल इंग्लिश में ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो आप लोग को लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिसमें भी आप लोग को कन्वीनियंस हो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग के लिए कन्वीनियंस है तो आप लोग इंग्लिश में उसको नोट कर सकते हैं और हिंदी में। क्वेश्चंस को लगाने आप लोगों को इंग्लिश में ही हैं। लेक्चर्स हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रॉयल्टी के प्रकार पे। अब इसके बाद अदर रॉयल्टीज़ में, अब जो भी रॉयल्टीज़ इन कैटेगरीज में नहीं आएगी उसको हम लोग जो है अन्य रॉयल्टीज़ के हेड में या अन्य अधिकार शुल्क के संबंध में रख सकते हैं। अब अधिकार शुल्क के वर्ड में, अधिकार शुल्क जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसको कि हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन शब्दों को, ये टेक्निकल जो वर्ड्स हैं, अगर इसको हम नहीं समझे रहेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन लगाने में हमको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, रॉयल्टी शब्द के लिए जो सबसे पहला जो रॉयल्टी टॉपिक है, सबसे पहला इसमें जो अमाउंट आता है रॉयल्टी का, रॉयल्टी को यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। रॉयल्टी एक अमाउंट होती है जो कि जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन के हिसाब से जो एक रेट होता है। अब जिस तरीके से उस गुड्स का नेचर हो, इट्स मीन्स अगर किसी गुड्स का नेचर लीटर का है तो उसके जो रॉयल्टी के अमाउंट तय होंगे वो लीटर के हिसाब से होंगे, पर लीटर के हिसाब से। कोई गुड्स का अमाउंट या कोई भी गुड्स जो है वो उसकी जो क्वांटिटी, उसका जो मेज़रमेंट है वो पीस के हिसाब से होगा, तो रॉयल्टी का अमाउंट पीस के हिसाब से तय होगी। दर्जन के भाव से अगर कोई वस्तु का प्रोडक्शन होने वाला होगा तो उसका जो मेज़रमेंट होगा, उसकी जो रॉयल्टी के अमाउंट निकाली जाएगी वो दर्जन के हिसाब से निकाली जाएगी। तो सबसे पहला वर्ड जो टेक्निकल वर्ड के हेड में आता है रॉयल्टी से पहला आता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी के बारे में हमने यहाँ बता दिया कि रॉयल्टी का मतलब होता है कि जब भी कोई गुड्स किसी तरीके से जब प्रोड्यूस होती है तो जैसा उसका गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है उस गुड्स के प्रोडक्शन के हिसाब से उसमें अमाउंट तय होती है। रॉयल्टी के बाद जो दूसरा वर्ड होता है वो आता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग एक तरीके से पेनाल्टी है, एक तरीके से फाइन आता है कि सर रॉयल्टी और रेंट में डिफरेंस क्या है। क्योंकि रॉयल्टी भी जो है किसी फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करने के बदले में दिया जाता है और रेंट भी जो है किसी फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करने के बदले में दिया जाता है। तो सिंपल रॉयल्टी और रेंट में बेसिक डिफरेंस यह है कि रॉयल्टी जो है वो किसी भी टाइप्स के जो एसेट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो, ठीक है, टेंजिबल या इनटेंजिबल दोनों तरीके की जो एसेट्स होते हैं उन एसेट्स को यूज़ करने के बदले में जो दिया जाता है उसे हम लोग रॉयल्टी कहेंगे। लेकिन रेंट जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ किसी फिक्स्ड एसेट्स के बदले में, किसी फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करने के बदले में जो संपत्ति के मालिक को दिया जाता है उसे रेंट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई घर है, अब उस घर को उसने उसमें 4 कमरे बनवाए हैं और उसमें से 2 कमरा उसने किसी व्यक्ति को दे दिया प्रयोग करने के लिए, भाई आप इसमें अपना रहो। अब वह व्यक्ति उनके 2 कमरों को यूज़ करके उस 2 कमरों के यूज़ करने के बदले में जो अमाउंट उनको पे करेगा उसे हम लोग सिंपली रेंट कहेंगे। वह रॉयल्टी नहीं है क्योंकि उनकी वह स्थायी संपत्ति थी। लेकिन रॉयल्टी जो शब्द है, रॉयल्टी वो टेंजिबल और इनटेंजिबल किसी भी प्रकार की जो संपत्तियां होती हैं उन संपत्तियों को प्रयोग करने के लिए हम लोग जो एक अमाउंट देते हैं उसे हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। जैसे अगर से हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो पेटेंट रॉयल्टी है, ट्रेडमार्क रॉयल्टी है, टेक्निकल नॉलेज रॉयल्टी है और कॉपीराइट जो रॉयल्टी है, ये केवल इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरीज में आएगा। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक पे, आज के इस क्लास में हम लोग केवल रॉयल्टी से संबंधित जो उसके इम्पोर्टेंस,
जो उसके इंट्रोडक्शन थे, उन इंट्रोडक्शंस पे हमने चर्चा किया। अब अपनी अगली क्लास में हम रॉयल्टी से संबंधित और भी जो उसके इम्पोर्टेंस फीचर और उसके जो एस्पेक्ट हैं, उन सारे इम्पोर्टेंस टर्म्स पे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस। और जो बीकॉम पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट को भी मैंने अपने पिछले क्लास में बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से कंपलसरी हैं और कौन से ऑप्शनल हैं, इनके बारे में मैंने आप लोग को अपने पिछले क्लास में डिस्कस